वंदे मातरम बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 7 गुप्त युग और अन्य शासक भाग 3 के अंतर्गत थोड़ी बहुत आगे की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने गुप्त युग के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, अब गुप्त साम्राज्य का अंत किस प्रकार हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद, अर्थात देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनकी मृत्यु के बाद अनेक प्रतापी पुत्र कुमारगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठे। चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठे? तो कुमारगुप्त प्रथम। उनके समय में नालंदा की प्रसिद्ध बौद्ध विद्यापीठ और अजंता की गुफाएं तैयार की गई, और उन्हीं के समय में जो नालंदा की प्रसिद्ध बौद्ध विद्यापीठ है और इतना ही नहीं, अजंता की जो औरंगाबाद में स्थित अजंता है उनकी उसमें जो गुफाएं तैयार की गई है ये इन्हीं की कार्यकाल में की गई हैं। किसके कार्यकाल में? तो कुमारगुप्त प्रथम के कार्यकाल में, अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद। यहाँ पर देखिए चित्र 7.4 दिया है, नालंदा विद्यापीठ का है, वो उनके समय में बनवाया गया है, लेकिन फिर आज भी हम देखेंगे तो जैसे कि वैसे हमें दिखाई देता है। और इतना ही नहीं, 7.5 चित्र में देखिए अजंता की गुफाएं। अगर आप अजंता में जाके देखते हैं वो गुफाएं सच्ची में देखने लायक है। जितने भी रंग उसमें इस्तेमाल किए गए हैं सभी नैसर्गिक तरीके से तैयार किए हुए रंग हैं, और इतने सालों बाद भी वो वैसे के वैसे ही आज हमें दिखाई देते हैं। कुमारगुप्त प्रथम के बाद उसके पुत्र स्कंदगुप्त ने गद्दी संभाला था। अर्थात कुमारगुप्त के बाद जो उनके पुत्र थे स्कंदगुप्त, उन्होंने गद्दी संभाली थी। स्कंदगुप्त के बाद के निर्बल शासक उन्मादी और शक्तिशाली हुनों के आक्रमण का सामना नहीं कर सके और गुप्त साम्राज्य ईस्वी सन 550 में छिन्न भिन्न हो गया। देखिए स्कंदगुप्त के बाद जो भी निर्बल शासक उन्मादी और शक्तिशाली हुन आए, यानी कि स्कंदगुप्त के बाद जो भी फिर उस गद्दी पर आया तो वो उन्मादी और शक्तिशाली हुनों के कारण उनका आक्रमण का सामना नहीं कर सके, और इसी के चलते गुप्त साम्राज्य ईस्वी सन 550 में छिन्न भिन्न हो गया। अर्थात गुप्त शासन जो था या गुप्त साम्राज्य जो था वो कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न होते हुए हमें दिखाई देता है। आगे देखते हैं गुप्त काल की शासन व्यवस्था। अब गुप्त काल की शासन व्यवस्था किस प्रकार थी? तो गुप्त काल की शासन व्यवस्था के बारे में अभिलेखों, स्मृतियों और पुराणों से जानकारी मिलती है। देखा जाए तो गुप्त काल के शासन की व्यवस्था के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? तो अभिलेख लिखे हुए उनमें से, स्मृतियाँ हैं उनमें से, और पुराणों में से इसके बारे में जानकारी मिलती है। उसके अनुसार शासन व्यवस्था केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय 3 भागों में बांटी थी। अर्थात जो गुप्त काल की शासन व्यवस्था है वो कितने भागों में बांटी गई थी? तो 3 भागों में। और वो 3 भाग कौन कौन से थे? तो केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय, इन 3 भागों के अंतर्गत वहाँ की शासन व्यवस्था बांटी गई थी। शासन प्रणाली में सम्राट प्रशासनिक तंत्र का केंद्र होता था। जो गुप्त शासन प्रणाली थी उसमें जो सम्राट था वही प्रशासनिक तंत्र का केंद्र होता था। उन्हें महाधिराज, परम भागवत जैसी पदवी दी जाती थी, यानी कि जो भी ये प्रशासनिक तंत्र संभालते थे उनके जो केंद्र थे तो वो कौन थे? तो वहाँ के सम्राट, और उन्हें ही महाधिराज या परम भागवत जैसी पदवियाँ दी जाती थी। अब इतना जानिए में देखिए क्या दिया है कि प्रशासनिक तंत्र के मुख्य सेनापति थे, यानी प्रशासनिक तंत्र, कौन सा प्रशासनिक तंत्र देख रहे हैं हम? तो गुप्त काल का। तो प्रशासनिक तंत्र के जो मुख्य सेनापति थे उन्हें महाबलाधिकृत कहा जाता था। प्रशासनिक तंत्र के मुख्य सेनापति को क्या कहते थे? तो महाबलाधिकृत कहते थे। फिर विदेश मंत्री जो थे उन्हें कहा जाता था महासंधि विग्रह। जो विदेश मंत्री थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो महासंधि विग्रह कहा जाता था। महल और द्वार के रक्षकों को, जो महल और द्वार के रक्षक के प्रमुख होते थे उनको महाप्रतिहार कहा जाता था, यानी कि जो भी महल या दरवाजे पर रक्षक थे और उनके प्रमुख व्यक्ति थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो महाप्रतिहार कहा जाता था। महाअश्वपति अर्थात घुड़सवार सेना के प्रमुख, घुड़सवार सेना के जो प्रमुख रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो महाअश्वपति कहा जाता था। फिर महापीलुपति
गज सेना के प्रमुख होते थे, यानी कि जो हाथियों पर सेना चलाई जाती थी या हाथी की जो हाथी पर जो भी सैनिक रहते थे या उनके जो प्रमुख थे, उन जो गज सेना के, उन्हें क्या कहा जाता था? महापीलुपति कहा जाता था। राज्य के दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाले पुस्तपाल की नियुक्ति की जाती थी और जो राज्य के दस्तावेज थे, महत्वपूर्ण कागज थे, उनकी सुरक्षितता रखने वाले जो भी व्यक्ति थे उन्हें पुस्तपाल की नियुक्ति की जाती थी। देखिए, प्रांत के प्रमुख पद पर ज़्यादातर राजकुमारों को रखा जाता था। जो प्रांत के प्रमुख पद है, इन पे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा किसे रखा जाता था? तो राजकुमारों को। कुमार, अमात्य और आयुक्त प्रांत में मुख्य भूमिका निभाते थे। कुमार, अमात्य और आयुक्त प्रांत में मुख्य भूमिका वो निभाते थे। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रांत को क्या कहा जाता था? तो भुक्ति कहा जाता था, जिसका मुखिया क्षेत्रीय था। भुक्ति का मुखिया कौन रहता था? तो क्षेत्रीय रहता था। प्रांत को जिले में बांटा जाता था और उसी प्रांत को जिले में भी बांटा जाता था। जिले को विषय कहा जाता था। और जो जैसे हम जिले, बड़े शहर को जहाँ पे जिले का स्थान है, हम जिला कहते हैं, और तब वो जिले को क्या कहते थे? तो विषय कहते थे। ग्राम स्तर पर समिति बनाई जाती थी और ग्राम स्तर जो था उस पर समिति बनाई जाती थी, जिसमें वरिष्ठ गांव के मुखिया और विशेष महत्वपूर्ण वयस्क नागरिकों को लिया जाता था। जो गांव की समिति, ग्राम की समिति बनाई जाती थी, उसमें वरिष्ठ गांव के जो मुखिया, यानी कि जो वयस्क लोग थे, वयस्क नागरिक थे, उन्हें लिया जाता था। आगे देखते हैं कि गुप्त युग की आर्थिक स्थिति कैसी थी। गुप्त काल आर्थिक रूप से भारत का स्वर्ण युग था। गुप्त काल को आर्थिक रूप से भारत का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग। स्वर्ण युग अर्थात सोने का युग। कृषि, आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अधिक विकास हुआ था और इसी के चलते यहाँ पर देखा जाए तो कृषि, आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी बाहरी देशों में जो व्यापार होता था वो व्यापार, इनका अधिक विकास हुआ था। विशेष कृषि प्रणाली में वार्षिक, त्रिवार्षिक और पंचवार्षिक कृषि की प्रणाली भी थी। देखिए, जैसे अभी है उसी प्रकार तब कृषि के विशेष कृषि प्रणाली में वार्षिक, त्रैवार्षिक और पंचवार्षिक कृषि की प्रणाली थी। उत्तर भारत में गेहूँ, धान, गांधार में गन्ना, कश्मीर में अंगूर और केसर तथा कामरूप में नारियल होता था। उत्तर भारत में तब कौन से विभाग में क्या क्या रहता था? तो उत्तर भारत में गेहूँ और धान, ये दो महत्वपूर्ण फसलें थी। फिर गांधार में गन्ना, कश्मीर में अंगूर और केसर तथा कामरूप में नारियल होता था। बंगाल में अधिक मात्रा में धान होता था। बंगाल में अधिक कौन सा उत्पादन लिया जाता था? तो धान का। गुजरात और सिंध में कपास, गुजरात और सिंध का जो परिसर था उसमें कपास का उत्पादन लिया जाता था। बंगाल में रेशम का उत्पादन होता था। बंगाल जो है वहाँ पर किसका उत्पादन होता था? तो रेशम का। दक्षिण भारत में मिर्च, मसाला, रेशम और कपास का व्यापार विकसित था। जो दक्षिण भारत का भाग है वहाँ पर मिर्च, मसाला, रेशम और कपास का व्यापार भी विकसित था। राजा कुल उत्पादों का छठवां भाग कर के रूप में लेते थे, अर्थात तो कुल उत्पादन जितना होता था उसका छठवां भाग वो लेते थे। ब्राह्मणों और मंदिरों को भूमि दान में दी जाती थी। ब्राह्मण व्यक्तियों को और मंदिरों को भूमि का दान भी दिया जाता था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गुप्त काल की विशेषता थी, यानी गुप्त काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ये विशेषता थी कि तब गुप्त काल में ही भी बाहरी देशों से बड़े मायने में व्यापार किया जाता था। भारत में स्थल मार्ग द्वारा मध्य एशिया होकर यूरोप तक सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा और मसालों का निर्यात होता था। देखिए, भारत में स्थल मार्ग से, यानी कि जो हमें भूमार्ग कहते हैं हम, उस प्रकार इस स्थल मार्ग द्वारा मध्य एशिया होकर यूरोप जाते थे और यूरोप तक सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा और मसालों का निर्यात होता था, यानी कि वहाँ पे पहुँचाया जाता था। फिर खंभात, भरूच, सोपारा और ताम्रलिप्ति जैसे अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों से विश्व के पूर्व और पश्चिम भागों में सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, मसाला, तेज पत्ता, इमारती लकड़ी निर्यात की जाती थी। यानी वहाँ पे से भी देखिए, खंभात हुआ, भरूच हुआ, सोपारा हुआ और ताम्रलिप्ति, ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह हैं, इनसे जहाज़ों के द्वारा विश्व के
पूर्व और पश्चिम भागों में सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, मसाला, तेजपत्ती, इमारती लकड़ी निर्यात की जाती थी, यानी वहाँ तक ये सब चीज़ें पहुँचाई जाती थी। जबकि सोना, चांदी और अन्य वस्तुओं का आयात होता था, और तब सोना, चांदी का और अन्य वस्तु का आयात होता था, यानी मंगाया जाता था। अब वहाँ की धार्मिक स्थिति क्या थी? देखिए, धार्मिक स्थिति गुप्त युग में हिंदू धर्म और संस्कृति पूर्ण रूप से शिखर पर थी। गुप्त युग में हिंदू धर्म और संस्कृति पूर्ण रूप से शिखर पर थी, यानी कि हिंदू धर्म और संस्कृति विकसित स्वरूप में यहाँ पर दिखाई देती है। गुप्त सम्राट में वैष्णव धर्म का राजधर्म घोषित किया गया। गुप्त युग में हिंदू धर्म और संस्कृति पूर्ण रूप से शिखर पर थी, यानी कि अच्छे से लोगों को हिंदू धर्म को और संस्कृति पर भर देकर खड़े थे या उसके विकास से परिपूर्ण कार्य कर रहे थे। फिर गुप्त सम्राट ने वैष्णव धर्म को राजधर्म घोषित किया था, और गुप्त सम्राटों ने वैष्णव धर्म को ही अपना राजधर्म घोषित भी कर दिया था। परिणाम स्वरूप विष्णु तथा उनके अवतार श्री राम और श्री कृष्ण की पूजा कम से कम होती थी, और इसी का परिणाम ये चला कि विष्णु तथा उनके अवतार जितने भी थे, श्री राम और श्री कृष्ण, इनकी पूजा कम से कम होती थी। लक्ष्मी प्रसिद्ध देवी थी। इस समय रामायण और महाभारत तथा पुराणों का पुनः संकलन किया गया था। लक्ष्मी तब प्रसिद्ध देवी के रूप में वहाँ पे मानी जाती थी, और इस समय रामायण और महाभारत तथा पुराणों का पुनर्संकलन वहाँ पर किया गया था। श्रीमद् भगवद गीता इस समय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ था। देखिए, गुप्त युग में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा था? तो श्रीमद् भगवद गीता इस समय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ था। वैष्णव धर्म की तरह ही शैव धर्म का गुप्त काल में विकास हुआ था। जिस प्रकार वैष्णव धर्म का वहाँ पर विकास होते हुए दिखाई देता है, उसी प्रकार शैव धर्म का भी गुप्त काल में विकास हुआ था। दक्षिण भारत में शैव संत नैनार्क कहे जाते थे। दक्षिण भारत का जो एरिया था उसमें शैव संत इन्हें नैनार्क कहे जाते थे, जबकि वैष्णव संतों को अलवार कहा जाता था। देखिए, दक्षिण भारत में शैव संत थे, उन्हें क्या कहा जाता था? तो नैनार। और जबकि वैष्णव संतों को क्या कहा जाता था? अलवार कहा जाता था। हाँ जाए। महिषासुर मर्दिनी दुर्गा की पूजा भी होती थी, और उसी युग में या फिर यहाँ गुप्त युग में ही महिषासुर मर्दानी ये दुर्गा माता की पूजा भी होती थी। सूर्य और कार्तिकेय की पूजा भी प्रचलित थी, और इस समय में सूर्य और कार्तिकेय की पूजा भी यहाँ पर प्रचलित थी, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में पूजा की जाती थी। गुप्त युग में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी विकास हुआ था। ऐसा नहीं कि वैष्णव धर्म या फिर बाकी धर्मों का ही यहाँ पर विकास शैव धर्म का ही विकास हुआ था। उसके चलते चलते गुप्त युग में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी उतना ही विकास हुआ था। समुद्रगुप्त बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। जो समुद्रगुप्त थे वो कौन से धर्म के संरक्षक थे? तो बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, और बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान शाखा का विकास हुआ था। बौद्ध धर्म के 2 शाखाओं का विकास हुआ था। वो 2 शाखाएं कौन कौन सी थी? तो हीनयान और महायान शाखा का यहाँ पर विकास होते हुए हमें दिखाई देता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। आगे की जानकारी हम भाग 4 द्वारा पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।